हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज। आज के इस वीडियो लेसन्स के माध्यम से क्लास 12 के डिजीज बीमारी से संबंधित एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम मलेरिया के नाम से जानते हैं, आज उसी का हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेसन्स के माध्यम से आपको कैंसर जैसी बीमारी के बारे में एकदम स्पष्ट और एकदम बेसिक जानकारी प्रोवाइड की गई थी कि कैंसर का ट्रांसमिशन कैसे होता है। आप इस पोर्टल के वीडियोज पे कैंसर टॉपिक सर्च करके क्लास 12 के सिलेबस को बहुत आसानी से रिकवर कर सकते हैं। आज के क्लास में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मानवता का सबसे पुराना युद्ध जो है वो शुरुआत होता है मलेरिया से। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो आज के ज़माने में भले सुनने में बड़ी हल्की फुल्की लगती होगी, लेकिन आप कल्पना करिए कि एक दौर था जब हम मलेरिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जी हाँ, ये शब्द जो है मलेरिया, अगर इसके बारे में हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि जो मलेरिया शब्द है, इस शब्द में ही शुरुआती अज्ञानता दिखाई देती है। मलेरिया जो शब्द है वो दो चीज से मिलकर बना है, एक को हम बोलते हैं मल और दूसरे को बोलते हैं एरिया। यानी शुरुआत में ऐसा मानना था कि मलेरिया किसी गंदी हवा की वजह से होता है। यानी मलेरिया का मतलब ही होता है बैड एयर, कोई एक ऐसी हवा जो एक बड़ी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पुराना तथ्य था और इसी के आधार पे मलेरिया का नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे हम वैज्ञानिकता की ओर आगे बढ़े, साइंस में नए नए डिस्कवरीज हुए, तो हम लोगों ने देखा कि एक्चुअली जो मलेरिया है वो एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी है। और इसके लिए हम लोग दो शब्द पहले ध्यान देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मलेरिया जो है वो दो शब्दों से मिल के बना है, जहाँ पे अर्थ के हिसाब से कहें तो एक खराब हवा इसके लिए जिम्मेवार होता है। लेकिन जब हम साइंटिफिक कंसेप्ट की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं दुनिया में दो महान साइंटिस्ट के बारे में हम बात करते हैं, और इनमें से अगर एक की हम बात करें तो उनका नाम था चार्ल्स लेवरन। चार्ल्स लेवरन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार बताया कि मलेरिया का जो मुख्य कारक है वो कोई और नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम है। ये जो गंदी हवा से जो सफ़र शुरू हुआ था मलेरिया का, वो आगे हम जाए तो हम पाए कि भाई चार्ल्स लेवरन ने बताया कि प्लाज्मोडियम जो है कॉजेटिव एजेंट है और इसी प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया बीमारी फैलती है। और दूसरे साइंटिस्ट का अगर हम उल्लेख करें तो उनका नाम था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने और अल्ट्रा क्लियर कंसेप्ट दिया, और डॉक्टर रोनाल्ड रस के अनुसार या डॉक्टर रोनाल्ड रॉस सर के अनुसार जो मुख्य कारक है बीमारी के फैलने का वो उन्होंने बताया फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। यानी पहली बार इन्होंने बताया कि जो मच्छर के अंडे में इन्होंने मादा एनोफिलीज में प्लाज्मोडियम देखा और बताया कि प्लाज्मोडियम के या बीमारी के फैलने का जो मुख्य कारक है वो मच्छर है। यहाँ पे दो कंसेप्ट है, स्टूडेंट्स दोनों से बार बार कंफ्यूज होते हैं। पूछा जाएगा कि मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है, कौन कारक है जिसकी वजह से मलेरिया बीमारी फैलती है, तो आप बड़ी आसानी से बताएंगे प्लाज्मोडियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मलेरिया का वेक्टर कौन है, वेक्टर मतलब होता है वो जो बीमारी को ढो के आप तक ले आता है। तो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन होता है, जो फैलाव होता है, जो वेक्टर होता है वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ये जो मादा एनोफिलिज मच्छर है उसके काटने से प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है और इसकी वजह से बीमारी होती है मलेरिया। तो जैसा कि आपने देखा कि शुरुआत हम लोगों ने बैड एयर से किया था, लेकिन ये दो महान साइंटिस्ट ने अपने अपने समय में मलेरिया को लेके एक तथ्य प्रस्तुत किया, एक साइंटिफिक व्यू तथ्य प्रस्तुत किया, और ये दोनों लोग जो है आगे चल के नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी हुए। और इन्होंने क्या बताया तो एक बार फिर से दिमाग में रखेंगे, चार्ल्स लेवरन ने पहली बार बताया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया डिजीज, और डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने बताया कि इट्स अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया डिजीज। यानी मलेरिया बीमारी का जो फैलाव है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये हो गया बेसिक, बहुत बेसिक जानकारी कि मलेरिया में हम लोगों ने अब समझ लिया कि मलेरिया जो है वो वास्तव में ये जो बीमारी है ये किसी गंदी हवा से नहीं हो रही है, बल्कि ये किसी प्रमुख कारक के माध्यम से फैल रही है। 3 एग्जाम में क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं और स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन होता है। पहला, मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन है। कॉजेटिव एजेंट कहने का मतलब है कारक कौन है, कारक किसके कारण होता है। नंबर 2, इसका वेक्टर कौन है। वेक्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाहक। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि जो पॉजिटिव एजेंट है मलेरिया का वो है प्लाज्मोडियम। तो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मोडियम कहाँ का जीव है।
किस संघ से बिलोंग करता है, किस तरह ये दिखता है और किस तरीके का खतरा आपके लाइफ में लेके आता है। और वेक्टर में मैंने अभी आपको बताया कि मादा एनोफिलीज मच्छर ये वेक्टर होती है, और वेक्टर का मतलब वो होता है जो बीमारी को ढो के आप तक ले आता है। ये दो मुख्य बात जो है आप मलेरिया के संदर्भ में समझेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने का, वो ये होगा कि ये जो मलेरिया डिजीज है, ये वास्तव में मलेरिया का जो कीटाणु है, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया का जो बीमारी का जो कारक है, ये कारक कितने तरीके से आपको प्रभावित करता है। तो ये जो मलेरियल लाइफ साइकिल अगर हम देखें, इस पैरासाइट की, इस परजीवी की, मलेरिया के परजीवी का अगर हम जीवन चक्र देखें तो दो तरह का जीवन चक्र आपको समझ में आएगा। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट। बहुत ध्यान से समझेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है और इससे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है। इसको हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं। यानी ये जो मलेरिया का परजीवी है अपना जीवन चक्र 2 स्टेप में कंप्लीट करता है, इसीलिए कहते हैं कि जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो एक डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल है, जहाँ पे एक प्राइमरी होस्ट होगा और दूसरा एक सेकेंडरी होस्ट होगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आया है कौन सा मलेरिया बीमारी का प्राइमरी होस्ट होता है, तो प्राइमरी होस्ट तो निश्चित तौर पे याद रखेंगे कि ये जो मॉस्किटो जिसे आप बोलते हैं फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, तो ये इसका प्राइमरी होस्ट हो जाएगा। और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन बींग, हम लोग होते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो आप बताएंगे प्लाज्मोडियम है। पूछेगा एग्जाम में कि मलेरिया बीमारी का वाहक कौन है, तो आप बताएंगे मादा एनोफिलीज मच्छर है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मलेरिया बीमारी में सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है, तो वो हम लोग होते हैं, जबकि प्राइमरी होस्ट जो होता है वो मच्छर होता है। तो मच्छर के शरीर में एक तरीके से सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलती है, और हमारे बॉडी में इन मलेरिया परजीवी का एक तरीके से अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल लाइफ डेवलप होती है। एसेक्सुअल या अलैंगिक जीवन जो है वो जनन जो है कंप्लीट होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मलेरिया बीमारी का जो मुख्य कारक है वो प्लाज्मोडियम है, और अब ये क्लियर हो चुका है कि प्लाज्मोडियम को अपना जीवन कंप्लीट करने के लिए 2 लोगों का सहारा की आवश्यकता है। पहला सहारा प्राइमरी होस्ट मच्छर खुद होता है, और दूसरा सहारा के रूप में हमारा बॉडी होता है। हमारे बॉडी में ये जाते हैं और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण काल पूरा करते हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में ये प्लाज्मोडियम कौन है, प्लाज्मोडियम कहाँ से आया है, और प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर इंटर कैसे करता है। तो टॉपिक क्या है भाई, मलेरिया का पैरासाइट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बारे में आप जानिए कि प्लाज्मोडियम जो है एक फाइलम है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। तो इस प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। प्रोटोजोआ जानवरों का पहला फाइलम कह सकते हैं, फर्स्ट एनिमल कह सकते हैं, उसी समूह का ये जीव है प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये गंदे जल में, जहाँ पे पानी जो है जमाव हो लंबे समय से, वहीं पे ये डेवलप होगा। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये तो गंदे जल में है, तो ये हमारे तक कैसे पहुंचता है। तो मच्छर जो है अपने जीवन के महत्वपूर्ण काल में शांति बिताने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए, अपनी पीढ़ी बढ़ाने के लिए इन्हीं गंदे जल के जमाव के पास घूमते रहता है। तो मच्छर जब इसके बॉडी के अंदर गया तो प्लाज्मोडियम का मैंने बताया कि वाहक कौन है, तो वाहक में अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि मादा एनोफिलीज मच्छर है। मादा एनोफिलीज मच्छर है, यही इसकी वाहक है। तो ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो है अब क्या करेगी, आपके घर तक पहुंच जाएगी। घर तक पहुंचेगी मच्छर तो क्या लेके आएगी भाई, प्लाज्मोडियम अपने बॉडी के अंदर लेके आएगी। तो कहते हैं कि जब मादा एनोफिलीज मच्छर, यानी कि ये जो मच्छर है जिसे हम बीमारी का वाहक कह रहे हैं, जिसका नाम मादा एनोफिलीज मच्छर है, इसके बारे में कहते हैं कि जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, बाइट समझिए, जैसे आप भी बाइट लेते हैं ना केक वगैरह का, ब्रेड वगैरह का, तो मच्छर भी क्या करेगा, आपको काटेगा। तो मच्छर ने जब आपको काटा, किसको काटा भाई, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को काटा है, एकदम स्वस्थ इंडिविजुअल को, स्वस्थ व्यक्ति को मच्छर ने काटा है। तो जैसे ही
मच्छर ने जब स्वस्थ व्यक्ति को काटा तो मच्छर ने अपने सलाइवा में, ये जो मच्छर के जो लार हैं वो भैया, मच्छर का मुंह कुछ इस तरीके का होता है कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एक बार ऐसे छेद करेगा आपकी स्किन में और फिर ब्लड को खींचने का काम करेगा। तो जब वो खून को खींचेगा ना तो थोड़ा सा सलाइवा और लार जो है कहाँ चला जाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा। मच्छर जो है काटा, मच्छर ने जब काटा तो थोड़ा सा क्या किया, सलाइवा आपके बॉडी में डाल दिया, और वो सलाइवा और लार में कौन बैठा था भाई, कौन बैठा था सलाइवा और लार में, तो इसी मलेरिया का परजीवी जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम पहले से बैठा हुआ था, क्योंकि मच्छर वहां जाके खा पी रहा था तो प्लाज्मोडियम उसके बॉडी के अंदर आया। अब मच्छर जो है हमको काटा तो मेरे ब्लड को खींच रहा था, ब्लड खींचते समय क्या किया कि उसने एक आध बूंद अपना मुंह से लार टपकाया और ये जो है सलाइवा बॉडी के अंदर चला गया। कहते हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इन्फेक्टिव स्टेज। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब होता है संक्रमण अवस्था। अभी तक हमारे बच्चे ये समझ गए हैं कि मलेरिया जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, और प्लाज्मोडियम को लाने का काम वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। तो एग्जाम में ये तीसरा बात कहाँ से आ गया कि इन्फेक्टिव स्टेज यानी संक्रमण अवस्था क्या है, प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था आपके शरीर के भीतर में जाके संक्रमण करा रही है। तो याद रखिएगा, जो मच्छर ने आपको काटा, क्लियर, मच्छर के काटने के बाद, मच्छर के काटने के बाद क्या हुआ, आपके ब्लड में जो गया, आपके ब्लड में जो गया वही संक्रमण अवस्था कहलाएगा। तो क्या ब्लड में गया उसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा, स्पोरोजोइट। यानी जब कभी भी मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो वो हम सब लोगों के बॉडी में क्या भेजती है, स्पोरोजोइट। तो ये 1 नंबर के लिए बिहार बोर्ड में क्लास 12th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मलेरिया बीमारी की संक्रमण अवस्था क्या है। तो संक्रमण अवस्था के बारे में आप बिल्कुल क्लियरली बताएंगे स्पोरोजोइट के बारे में। स्पोरोजोइट आपके बॉडी के अंदर गया और ये स्पोरोजोइट बेटा आकार में ऐसे सिक्कल आकार का होता है, ये हंसुआ ऐसा आकार का होता है, ये है स्पोरोजोइट। तो स्पोरोजोइट ऐसा दिखेगा, ये आपके बॉडी के अंदर जाएगा, यही इसका संक्रमण अवस्था हो गया। यानी 4 महत्वपूर्ण बात जो अब तक हम लोग समझे हैं कि मलेरिया जो बीमारी है वो प्लाज्मोडियम से होती है, इस बीमारी का वाहक जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर है। तीसरी बात हमने समझी कि मादा जो बीमारी जो है इसकी 2 अवस्था है, और 2 अवस्था में मनुष्य जो है इसका द्वितीयक सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है, और हमारे शरीर में ये अलैंगिक जनन कंप्लीट करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन होगा। चौथा जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आप समझ रहे हैं जो वो होगा कि स्पोरोजोइट जो है इस बीमारी का संक्रमण अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज है, और ये स्पोरोजोइट जो है वो सिक्कल आकार का होता है, हंसिए का आकार का होता है। एग्जाम में पूछेगा किस आकार का होता है स्पोरोजोइट, तो सिक्कल आकार का होता है, सिक्कल शेप का होता है। यानी मच्छर ने आपको काटा है और आपके ब्लड में स्पोरोजोइट भेज दिया है, यही स्पोरोजोइट सिक्कल आकार का है। अब ये स्पोरोजोइट अपना काम बॉडी में करने वाला है। अब संक्रमण आपको कैसे फैल रहा है वो देखिए, मच्छर ने आपको काटा और काट के क्या भेज दिया भाई, स्पोरोजोइट भेज दिया। अब हमारे बॉडी में कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे बॉडी में जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा जो है मसल्स में, लीवर में स्टोर करके रखा गया है। तो स्पोरोजोइट जो है सबसे पहले बॉडी में जब जाएगा ना तो कहाँ पहुंचेगा, याद रखिएगा, लीवर सेल में जाएगा। यकृत कोशिका में सबसे पहली बार जाएगा कौन, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या है भाई, संक्रमण अवस्था है। कहाँ से आया, मच्छर के काटने से। कौन सी मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। उसने बॉडी में क्या भेजा, स्पोरोजोइट। किस आकार का था, सिक्कल आकार का था। ये पहले पहले बॉडी में जाएगा तो शरीर का कौन सा अंग को प्रभावित करेगा। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आता है कि मलेरिया में जो स्पोरोजोइट है वो बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो पहला ऑर्गन टारगेट करेगा, उस ऑर्गन का नाम है लीवर सेल। ये हमारे लीवर के अंदर जाएगा। कौन जाएगा बाबू, ये जाएगा स्पोरोजोइट। इस तरीके का देखने में लग रहा है, ये स्पोरोजोइट हमारे कहाँ जाएगा, लीवर सेल में जाएगा। लीवर सेल में जाएगा।
लीवर सेल में जाने के पहले देखिए कितना दुबला पतला मरल टाइप का दिख रहा था। लीवर सेल में जाएगा, वहाँ खाएगा पिएगा, एकदम मोटा जाएगा। मोटा के अपना आकार जो है बदल लेगा। आकार बदल लेगा और इसके बाद फिर क्या करेगा? डिवीजन करेगा, डिवाइड करेगा, अलैंगिक जनन करेगा बाबू। अलैंगिक जनन करेगा। और ये कैसे अलैंगिक जनन करेगा? मल्टीपल फिजन, मतलब एक बॉडी के अंदर जो है वो ढेर सारा टुकड़ा जो है वो रिलीज करेगा। हमारे लीवर में कौन रिलीज करेगा? ये स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट अपना खानदान जो है इसमें डेवलप करेगा हमारे बॉडी के अंदर। कैसा जनन के माध्यम से? अलैंगिक जनन के माध्यम से। और ढेर सारा जनरेशन तैयार करेगा। फाइनली वो बड़े हो जाएंगे तो वो कहलाएंगे मीरोजोइट्स। मीरोजोइट्स। बॉडी में कौन गया? स्पोरोजोइट। कहाँ गया? लीवर में। वहाँ खा पी के मोटा गया। अब मोटाने के बाद डिवाइड किया, डिवीजन करने के बाद मल्टीपल फिजन, ढेर सारा टुकड़ा तैयार किया। क्या बना दिया? मीरोजोइट बना दिया। यानी हमारे बॉडी में मलेरिया का पहला दूसरा तीसरा दिन चल रहा है। मच्छर ने मुझे काटा है और उसने स्पोरोजोइट हमारे ब्लड में भेजा है। स्पोरोजोइट घूमते हुए लीवर में गया है और लीवर में जाके खा पी के मोटाया है। अब बटा के क्या बना दिया है? मीरोजोइट। अब लीवर सेल में रहने के बाद, लीवर में कॉलोनी अपना बसाने के बाद अब ये कहेगा क्या कि अब हम चलते हैं कहाँ पे? लीवर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं आरबीसी में। दो मुख्य बात याद रखना है। मलेरिया बीमारी का जो कारक है प्लाज्मोडियम, वो मादा एनोफिलीज मच्छर के माध्यम से, वाहक के माध्यम से हमारे बॉडी में चला गया। मच्छर ने काटा और ये बॉडी के अंदर चला गया। संक्रमण अवस्था जो थी बीमारी की वो अब कहला रही है स्पोरोजोइट, जो सिकल आकार का है, हंसिए का आकार का है। अब वो हमारे लीवर के अंदर जा रहा है, खा के अपना आकार बढ़ा रहा है, अलैंगिक जनन कर रहा है और ढेर सारा मीरोजोइट बना दे रहा है। अब ये जो मीरोजोइट है ये टारगेट करेगा कौन से ऑर्गन को भाई? आरबीसी। अब आरबीसी के अंदर भैया एंट्री करेंगे कौन से? मीरोजोइट एंट्री करेगा। ये जो मीरोजोइट है, मीरोजोइट जो एंट्री करेगा ये आरबीसी में जाएगा। और इसको डर है कि बॉडी ये बड़ा विशैला शरीर में आ गए हैं भाई, इसके जो सेल है ना शरीर के, वो तो इस कीटाणु को खोज रहे हैं मारने के लिए। तो नहीं होता है बहरूपिया की तरह अपना रंग बदलेगा, आकार बदलेगा, रूप बदलेगा। कभी ये अमीबा के आकार का हो जाएगा, कभी अंगूठी का आकार का हो जाएगा। और आकार बदल के आरबीसी में कोशिश करेगा कि हम अपना संख्या बढ़ाएं। और इसी बीच में आरबीसी में क्या करेगा? ये आरबीसी में एक तरीके से डैमेज करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और नुकसान पहुंचाने के दौरान एक विशेष प्रकार का रसायन, एक विशेष प्रकार का केमिकल जो एग्जाम में एकदम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो रिलीज कर देगा। जिस केमिकल का नाम है बाबू हीमोज्वाइन। हीमोज्वाइन एक ऐसा केमिकल है जो आरबीसी के डैमेज होने पे, आरबीसी में पहुंचा है ना ये, तो आरबीसी आपके जो रेड ब्लड सेल है उसमें से हीमोज्वाइन रिलीज हो रहा है, एक स्पेशल टाइप का केमिकल। ये केमिकल जो है बड़ी कस के कपकपी लगाएगा और पेशेंट के बॉडी में एकदम ठंडा लगते हुए बड़ी तेज बुखार आ जाएगा। इस बीमारी के बारे में एक खासियत है कि अगर आपको साल के तीनों मौसम का आनंद लेना हो तो आप प्रार्थना करिए कि आपको मलेरिया हो जाए। वैसे आप ऐसा करिएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा और माध्यम भी है सालों भर मौसम का आनंद लेने के लिए। लेकिन इस बीमारी के बारे में एक फनी नोट में कह सकते हैं कि अगर साल के तीनों जो ऋतु है, तीनों जो ठंडी गर्मी और बरसात का जो काल है, उसका अगर आनंद लेना है तो मलेरिया हो जाए। ठंडी होगी, कपकपी आ गई, ठंडी का सीजन का मजा ले लिए। फिर क्या होगा? बहुत तेज गर्मी होगी, बुखार जब तेज बॉडी में चढ़ेगा और उतरना शुरू होगा तो बड़ी तेज गर्मी होगी, तो गर्मी का भी आनंद आपने ले लिया। और इतनी गर्मी होगी कि खूब भयंकर लेवल का पसीना बॉडी से रिलीज होगा, ऐसा लगेगा कोई किसी ने आपको नहला दिया है। तो बरसात का भी आनंद ले लिए। तो मलेरिया बीमारी वैसे आपको ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक बहुत फनी और लाइटर नोट पे हम कह सकते हैं कि तीनों सीजन का मजा एक के बीमारी में है मलेरिया में। ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी लगेगी और बरसात भी आएगा। तो मुख्य काम जो है एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आ रहा है वो आ रहा है कि मलेरिया बीमारी का कारक कौन है? फटाफट बोलते जाइए, कारक कौन है?
प्लाज्मोडियम, रिपीट कर लीजिएगा। दूसरा, बीमारी का वाहक कौन है जो बीमारी को ढोता है? मादा, एनोफिलीज, मच्छर, वेरी गुड। तीसरा आप चाहिए, बीमारी का जो संक्रमण अवस्था है, इन्फेक्टिव स्टेज है, वो क्या है? तो वहां पे आपको बताना है स्पोरोजोइट। ओके, फिर पूछा जाएगा ये जो प्लाज्मोडियम है वो किस फाइलम का जीव है? प्रोटोजोआ फाइलम का जीव है। क्वेश्चन फिफ्थ हो सकता है कि ये जो स्पोरोजोइट है उसका आकार कैसा होता है? तो मैंने पीछे के स्लाइड में बताया सिक्कल आकार के, हंसिए के आकार का होता है। फिर ये बताया गया कि ये जो स्पोरोजोइट बॉडी के अंदर इंटर करता है तो सबसे पहले किस ऑर्गन को प्रभावित करता है? तो आप याद रखेंगे लीवर को प्रभावित करता है। लीवर में स्पोरोजोइट विखंडित होकर क्या बनाता है? मीरोजोइट बनाता है। और ये फिर मीरोजोइट आरबीसी में अटैक करते हैं तो वहां पे एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोज्वाइन। और इसी हीमोज्वाइन की वजह से मलेरिया के रोगी को कपकपी लगती है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मलेरिया के रोगी को कपकपी क्यों लगती है? तो बताएंगे कि क्योंकि परजीवी के द्वारा मानव के आरबीसी में एक विशेष प्रकार का रसायन केमिकल रिलीज कर दिया जाता है जिसका नाम है हीमोज्वाइन। इस हीमोज्वाइन के सेक्रेशन की वजह से मलेरिया के रोगी को कपकपी लगती है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में रखेंगे। तो अब क्या है कि मलेरिया ने अपना बताया भैया कि हम प्लाज्मोडियम से आए थे, मच्छर हमको ले आया था, स्पोरोजोइट के रूप में आपके बॉडी में इंटर किए थे, लीवर में जाके मीरोजोइट बना दिए थे, आरबीसी में जाके फिर मीरोजोइट से अगला जनरेशन बनाने वाले थे, वहीं पे हमने विस्फोट करा दिया और ढेर सारा केमिकल आपके बॉडी से रिलीज कर दिया। केमिकल का नाम दे दिया हीमोज्वाइन। एक सीजन में तीनों मौसम का आनंद जो है आप मलेरिया बीमारी में उठा लिए। अगर ऐसा बॉडी में होता है तो क्वेश्चन आएगा बॉडी में आपके सिम्टम्स, लक्षण क्या आएंगे? क्या लक्षण आएंगे मलेरिया को लेके? तो याद रखिएगा, कपकपी के साथ बुखार। कोई भी बुखार और मलेरिया के बुखार में बहुत अंतर है। मलेरिया बुखार में आपको बहुत ज्यादा चिलनेस लगेगा, एकदम कांपते हुए। एक रजाई भी उड़ा दिया जाए तो लगेगा थोड़ा और मिल जाता कुछ ओढ़ने के लिए। तो कपकपी के साथ तेज बुखार आना, ये मलेरिया बीमारी का पहला लक्षण है। दूसरा होगा कि जब मच्छर जो है वो अलग अलग तरीके के परजीवी के माध्यम से अलग अलग तरीके का बीमारी कर सकता है। और जो सबसे खास बात ये है मलेरिया में, वो एकदम ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम के अलग अलग प्रजातियां अलग अलग तरीके के मलेरिया को फैलाती हैं। लेकिन एग्जाम में पूछेगा सबसे लीथल, सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रकार कौन है? तो याद रखिएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है ये सेरिब्रल मलेरिया फैलाता है बाबू, ब्रेन मलेरिया इसी के माध्यम से होती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा मौत जो है इसी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा दिया जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एक ऐसा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का जिसको मैंने क्या कहा, सबसे खतरनाक स्पीसीज है। दुनिया भर में मलेरिया से जो डेथ होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होती है, क्योंकि वो सेरिब्रल मलेरिया क्रिएट करता है, ब्रेन मलेरिया क्रिएट करता है। और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस लोगों के समय से इलाज ना कराने पे जान जाने की होती है। मलेरिया के और भी बहुत सारे स्पेसीज हैं। प्लाज्मोडियम का वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम का मैलेरी है, प्लाज्मोडियम का ओवेल है। लेकिन ये सब काम उतना नहीं आएगा एग्जाम में। तो भैया सबसे खतरनाक और लीथल फॉर्म ऑफ मलेरिया पूछा जाएगा और वो आपको बताना है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो है सबसे खतरनाक मलेरिया का प्रकार है, सेरिब्रल या ब्रेन मलेरिया क्रिएट करता है। तेज बुखार, सर दर्द आएगा, बॉडी में रैशेस भी डेवलप हो जाएंगे। ये मलेरिया के बीमारी का कॉमन सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलता है। अगर ऐसा होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आप ब्लड टेस्ट कराएंगे। बहुत तरीके के टेस्ट और टूल्स आज के डेट में 50 रुपये से लेके और महंगे लेवल तक अभी आप टेस्ट करा के बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बॉडी में ये प्लाज्मोडियम पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव होता है तो आपको कहा जाएगा कि बधाई हो, आप ऐसे बीमारी से ग्रसित हो गए हैं जो एक ही सीजन में तीनों मौसम का आनंद देने वाला है, ठंडी भी, गर्मी भी और पसीने के माध्यम से बरसात भी। तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम बहुत इजीली प्लाज्मोडियम को फाइंड कर सकते हैं। और रही बात अगर कंट्रोल और प्रिवेंशन की, तो कंट्रोल भी कर सकते हैं और प्रिवेंशन भी हम लोग पहले से प्लान कर सकते हैं। मच्छर अब हाईटेक हो गया है, धुआं और ओडोमास और लिक्विडेटर से भी वो अपने को एडिक्ट कर लेता है। और
टाइम भी अपना बदल दिया है कि पहले रात में काटते थे, अब दिन में ओवर टाइम करने की व्यवस्था भी मच्छरों के अंदर आ गई है। और अब तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े बड़े जानलेवा बीमारियां डेंगू जैसी हो रही है, वो मच्छर तो भाई दिन में ही काटता है, रात में नहीं काटता है। तो कंट्रोल और प्रिवेंशन में नॉर्मल जो मॉस्किटो नेट जो है, हम लोग सबसे पुराना जो इस्तेमाल करते हैं मच्छरदानी वगैरह का, वो कर सकते हैं। बहुत तरीके के ओडोमास से लेके बहुत तरीके के लिक्विड प्रोपेलेंट क्रीम आते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम मच्छर से बच सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा, ये मच्छरदानी और लिक्विडेटर लगाने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये तो नर्सरी के बच्चे भी बता देंगे। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा मलेरिया बीमारी का जैविक नियंत्रण बताइए, बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे हम कर सकते हैं। ये जब बायोलॉजिकल कंट्रोल बाबू, यहाँ पे हम कोई केमिकल और इंसेक्टिसाइड और मच्छर मारने वाला दवाई नहीं लगाएंगे। जैविक नियंत्रण बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ गया है। एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया जो मछली होती है ना, अगर वैसा जगह जहाँ पे मलेरिया का खतरा वहाँ है, जहाँ पे पानी का जमाव लंबे समय तक हो रहा है, तो जो इसको अगर आप साफ सफाई नहीं कर सकते, तो आप बेहतर करेंगे कि वहाँ पे गैम्बूसिया मछली जो है उस पानी में छोड़ दीजिए। गैम्बूसिया मछली क्या करेगी, मच्छर के लार्वा को खा जाती है। ये मच्छर जब लार्वल स्टेज में होता है ना, तो मच्छर के लार्वा को खा जाती है। और ऐसा करने से जब लार्वा ही खत्म हो गया, तो फिर एडल्ट तो बनेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से मच्छर से आपको आराम मिल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मलेरिया बीमारी का जैविक नियंत्रण क्या है। तो याद करिएगा, गैम्बूसिया एक मछली है। इस मछली का प्रयोग करके जहाँ पे भी लंबे समय तक वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है, पानी जल जमाव बहुत लंबे समय तक रहता है, वहाँ पे हम इस मछली का प्रयोग करेंगे। वो मच्छर उस पानी में जो लार्वा मच्छर के डेवलप हो रहे होंगे उसको वो खा जाएगी। तो लार्वा खत्म मतलब अंडा खत्म, तो फिर बच्चे का जन्म और बच्चे का डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं है। तो जैविक नियंत्रण में ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे मैं स्टार मार्क दे के पॉइंट नोट कर रहा हूँ, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज उस लाइन को आप जरूर से नोट डाउन करिए, उसको समझने का प्रयास करिए। तो मैंने बताया कि जैविक नियंत्रण में गैम्बूसिया मछली का प्रयोग करेंगे तो मच्छर मलेरिया जैसी बीमारी का हम बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है, वो है बाबू क्विनीन के बारे में। क्विनीन जो है वो एक ऐसी दवाई है, ड्रग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। कई बार क्वेश्चन में देखा हूँ एग्जाम में आता है डायरेक्ट यही, इसमें से कौन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। ये क्विनीन जो है ये मिलता है एक पौधा से, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनकोना पौधा। तो सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना पौधे के छाल से क्या प्राप्त किया जाता है भाई, क्विनीन प्राप्त किया जाता है। और यही क्विनीन एक प्रकार का एंटी मलेरियल ड्रग है। ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्विनीन, आजकल अलग अलग ब्रांड अलग अलग नाम से आते हैं, बट क्विनीन जो है इसका परंपरागत ट्रेडिशनल दवाई है, जो सिनकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना कालीसाया या सिनकोना ऑफिशिनलिस उसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसी सिनकोना पौधे के छाल से क्विनीन नामक ड्रग प्राप्त की जाती है, जो एक प्रकार का एंटी मलेरियल ड्रग है। ये बोर्ड का अपना पेटेंट क्वेश्चन है, जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने मलेरिया बीमारी के बारे में अभी तक क्या पढ़ा, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवीजन करते हुए आगे और बढ़ते हैं। हम लोगों ने शुरुआत किया था कि मानव सभ्यता का जो सबसे पुराना जो दुश्मन है, वो ये मलेरिया का परजीवी है। ये हम लोग आज से नहीं खेल रहे हैं, ये 19th सेंचुरी से ये लोग अपना ड्रामा करना शुरू कर दिया था। एक बात आपको खुशी के लिए बता दें कि बहुत ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने देश के ऑन बिहाफ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया है कि हमने मलेरिया को भगा दिया है, मतलब इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया को पूरी तरीके से बाहर कर दिया है। और दुनिया भर में लक्ष्य भी है कि 2030 या उसके थोड़ा और आगे जाएं हम लोग, तो दुनिया भर से मलेरिया को हटाएं। लेकिन अभी भी मलेरिया का प्रकोप प्रभावी है। पहले जैसा ये उतना खतरनाक नहीं रह गया, क्योंकि ड्रग और ट्रीटमेंट समय से शुरू हो जाए तो बहुत आसानी से एक नॉर्मल वायरल बुखार की तरह भी इसे निपटा जा सकता है। तो हम लोगों ने शुरुआत यहीं से की थी कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हमने बताया था कि मलेरिया शब्द का मतलब, एग्जाम में कई बार आया क्वेश्चन, मलेरिया शब्द का मतलब क्या होता है। तो आप बिल्कुल बताएंगे बैड एयर।
शुरू में ऐसा माना गया कि कोई गंदी हवा है जिससे मलेरिया होता है। बाद में आपने देखा कि चार्ल्स लेवरन ने बताया कि प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया होता है और नोबेल पुरस्कार इनको मिला। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ये जो है बताया कि मच्छर के काटने से, मतलब मच्छर जो है इस बीमारी का वाहक है, ट्रांसमिशन करता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो मलेरिया जो बीमारी है इसमें 3 तरीके के प्रश्न बन रहे थे, कारक कौन है और वाहक कौन है। अब अक्सर अक्सर जो है बच्चे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं कारक और वाहक। कारक वो है जो प्लाज्मोडियम है और वाहक वो है जो बीमारी को आप तक ढो के ले आ रहा है। तो प्लाज्मोडियम जो है कारक है और मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इस बीमारी का वाहक है। फिर हमने देखा एक क्वेश्चन और घुमाने के लिए देता है कि मनुष्य जो है मलेरिया का इसमें से क्या है, प्राथमिक वाहक है, ये सेकेंडरी होस्ट है, इंटरमीडिएट होस्ट है। तो सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट, द्वितीयक जो है हम लोग जो है होस्ट हैं एक तरीके से इस बीमारी के, जहाँ पे प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या करता है, लैंगिक जनन पूरा करता है और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण काल बिता सकता है। अगर हम प्लाज्मोडियम की हिस्ट्री में बात जाएं तो बता रहे थे कि प्लाज्मोडियम जो है इस गंदे जल जमाव में मिलेगा, प्रोटोजोआ फाइलम का जीव होता है और इसको लाने का हमारे तक काम वाहक करता है, जिसे हम मादा एनोफिलीज कहते हैं। मादा एनोफिलीज मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो ब्लड में क्या करती है, ढेर सारा सलाइवा भेज देती है और वो सलाइवा में जो जाता है वो इस बीमारी का संक्रमण अवस्था होता है। एक बार फिर से याद रखिएगा, स्पोरोजोइड जो सिक्कल आकार का होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, और ये सिक्कल आकार का स्पोरोजोइड क्या करता है, तो बॉडी में संक्रमण की शुरुआत करता है। कैसे, तो ये स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के अंदर जाके सबसे पहला शरीर का ऑर्गन जहाँ पे ये जाके बसता है, जहाँ पे ये डिवाइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लीवर सेल। लीवर में जाके डिवाइड होके आकार बढ़ाए, संख्या बढ़ाए और मीरोजोइड बना लिए। अब ये मीरोजोइड जो है अपना रंग रूप आकार बदलते हुए आरबीसी को चकमा देगा और उसी बीच में आरबीसी के वॉल पे एक विशेष प्रकार का केमिकल रिलीज होगा जिसे हम हीमोजॉइन कहते हैं। और इस हीमोजॉइन की कमी से ही, मतलब हीमोजॉइन के स्राव से ही पेशेंट को कपकपी लगती है। यानी मलेरिया बीमारी और उसके पेशेंट को कपकपी का जो मुख्य कारण है वो कारण है हीमोजॉइन रसायन। फिर हमने पढ़ा कि लक्षण में तेज कपकपी के साथ तेज बुखार आएगा और सबसे खतरनाक जो मलेरिया का जो स्पीसीज है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जिससे ब्रेन या सेरिब्रल मलेरिया विकसित होता है, बहुत जानलेवा है। अगर हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ब्लड टेस्ट के माध्यम से हम प्लाज्मोडियम को इजीली डायग्नोस्ट कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास कंट्रोल प्रिवेंशन में ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका भी है, कुछ भौतिक विधि के माध्यम से हम अपने को बचाव कर लें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है वो आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करिएगा मलेरिया का। तो वहाँ पे मैंने बताया है कि गैम्बूसिया मछली का प्रयोग करेंगे, ये मच्छर के लार्वा को खा जाती है और इस तरीके से हम लोग मलेरिया के प्लाज्मोडियम को पनपने से और हमारे तक आने से रोक सकते हैं। क्यूनिन एक बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है जो सिंकोना पौधे के छाल से पाया जाता है और ये जो क्यूनिन है वो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। अब आते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मलेरिया केवल गरीबी से जुड़ा रोग नहीं है, यह आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा है। ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग हैं ना, जो बड़े अच्छे क्लाइमेट में रहते हैं, उनके लिए मलेरिया वलेरिया कुछ है नहीं। तो उनको ये लगता है ना कि जो अनडेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब देश हैं, उन्हीं में मलेरिया का ज़्यादा प्रभाव होता है। वैसे आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पे ये जितना भी रेड जोन आपको दिख रहा है, ये वो सभी वो जगह है जहाँ पे मलेरिया का थ्रेट आज के डेट में भी है। मतलब दुनिया भी इस मामले में 2 भाग में बटी रहती है, गरीब के यहाँ का रोग और अमीरों के यहाँ का रोग। बड़े लेवल पे अमीरों के यहाँ कैंसर वंसर जैसा रोग कहा जाता है अमीर का रोग है, और ये मलेरिया और डेंगू ये सब गरीब देश का रोग है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रोग है और इस रोग से बचाव और प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। जागरूकता भी लानी है, शिक्षा भी लानी है और जो है अपने अंदर एक एग्जाम में मार्क्स लाने का कॉन्फिडेंस भी लाना है। मैंने जो बातें कही उसी का एक स्लाइड के माध्यम से एक रिवीजन भी आप समझ सकते हैं। ट्रांसमिशन एक त्रिकोण बना रहा है, त्रिकोण में क्या बन रहा है, ये वेक्टर बीमारी को लाएगा कहाँ से, तो ये परजीवी है, यहाँ से किसको दे देगा, तो हमारे बॉडी में लाके दे देगा। तो ट्रायंगल बन गया बाबू, बीमारी हो रहा है प्लाज्मोडियम से, ला रहा है मादा एनोफिलीज, लेके किसके पास आ रहा है, अपने पास। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, वही दिया है यहाँ पे कि एक बीमारी में त्रिकोण बन गया जहाँ पे वेक्टर है मादा एनोफिलीज, परजीवी है पैरासाइट है प्लाज्मोडियम और होस्ट हैं हम लोग। कैसे होस्ट हैं मैंने आपको बताया है, हम लोग द्वितीयक या
इंटरमीडिएट होस्ट कहलाते हैं मलेरिया बीमारी के। अगर थोड़ा और डिटेल से मलेरिया के बारे में जाएं तो मैंने जो आपको बताया था शॉर्ट में, वो एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये मलेरिया का सबसे खतरनाक परजीवी, सबसे खतरनाक रूप है, और यही है जो सेरिब्रल मलेरिया क्रिएट करता है। आपको इनके बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली समझिए कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट लीथल फॉर्म ऑफ मलेरिया, जिससे सबसे ज़्यादा लोगों की जान जाती है। और भी स्पेसीज जैसे प्लाज्मोडियम वाइवक्स इत्यादि, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। अब आता है कि परजीवी के अगर हम ब्लूप्रिंट देखें, संक्रमण कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा चरण 1, चरण 2, ये स्टेप 3 और स्टेप 4, 4 स्टेप दिया गया है आपको समझाने के लिए कि कैसे हो रहा है। मैंने इसके पहले ही आपको समझा दिया है कि वाहक के रूप में मादा एनोफिलीज मच्छर आएगी, आपको काटेगी, ब्लड में क्या भेजेगी बेटा, स्पोरोजोइट भेजेगी। मैंने बताया ना कि संक्रमण अवस्था कौन है, स्पोरोजोइट है। ये स्पोरोजोइट आपके ब्लड में गया, सिक्कल आकार का था, और आरबीसी में जाने के पहले कहाँ गया, लीवर में गया, वहाँ पे खा पी के ढेर सारा मेरोजोइट बनाया। स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हम देख रहे हैं कि लीवर में ये सब गए और वहाँ छुप के ही रहना पड़ेगा ना भाई, इतने बड़े शरीर में अगर आप डायरेक्ट आ जाएंगे और सेल से हमारे टकरा जाएंगे तो डब्ल्यूबीसी इन लोग को खा के उठा पटक के मार के भगाएगा। तो ये छिपते हुए जाएंगे, इनको अपना रंग बदलना होगा, रूप बदलना होगा, आकार बदलना होगा, देखना होगा कि कोई जाने नहीं, एकदम चोर की तरह आना होगा, लेकिन फिर भी पकड़े तो जाने ही है, और बाद में इनका इनकाउंटर भी होगा और ये पूरी तरीके से बॉडी से एलिमिनेट भी कराए जाएंगे अगर समय पे इलाज करा दिया जाए तो दूसरे स्टेप में हम देख रहे थे कि लीवर में जाके अपना वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, बहुविखंडन करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है, अपना आकार बढ़ाता है। नंबर 3 में हमने देखा कि अब भैया ये मीरोजोइट से आरबीसी पर हमला करेंगे। जब आरबीसी में हमला करेंगे तो उसी समय मैंने बताया आपको कि हीमोज्वाइन नामक रसायन स्रावित होगा, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज कपकपी लगेगी। तेज कपकपी के साथ बुखार मलेरिया की है अपनी पहचान। अगर हम नंबर 4 में जाएं तो ये पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, बाकी है। आपको तो मलेरिया हो गया, फिर आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि आपको मलेरिया हो गया है। अब कोई मच्छर भी तो हो सकता है कि सारा मच्छर जो फीमेल एनोफिल्स है सब तो संक्रमित नहीं है, हो सकता है कुछ मच्छर ऐसी हो उसमें जिसको कोई इन्फेक्शन नहीं है, वो आपको आके काटेगी और आपके खून से वो गैमेट लेके चली जाएगी, और बाकी जीवन जो है मच्छर के जीवन में आराम से शरीर में कंप्लीट होगा प्लाज्मोडियम का। मतलब स्वस्थ मच्छर काटेगा बीमार व्यक्ति को, तो बीमारी का जो कीड़ा है या बीमारी का जो फैक्टर है वो अपने अंदर ले लेगा। तो 4th स्टेप में वही है, मच्छर में इसकी घर वापसी हो गई बाबू। मच्छर ने काटा और आपके ब्लड में जो था गैमेट्स के फॉर्म में उसको खींच लिया, अब लैंगिक जनन कंप्लीट हो गया इनके बॉडी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये मलेरिया का परजीवी आगे ऐसे चलता रहेगा। तो जीवन काल में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है आपके बॉडी में ये क्या करता है, आपको इसके प्राइमरी होस्ट मच्छर में इसका जीवन कैसे पूरा होता है उससे आपको मतलब नहीं है। आप बीमारी पड़ रहे हैं, आपको मतलब है सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में जो मनुष्य है उसके शरीर में क्या हो रहा है, तो भाई लीवर में और आरबीसी में। लीवर में सबसे पहले, आरबीसी में उसके बाद। हीमोज्वाइन केमिकल कहाँ रिलीज करेंगे, आरबीसी में। कपकपी क्यों होगी, क्योंकि हीमोज्वाइन केमिकल आरबीसी के विखंडन से रिलीज हो रहा है। अगले स्लाइड में हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि ये एक तरीके से जो मलेरिया का जो परजीवी है ना, ये कुछ कर नहीं रहा है, लुका छिपी खेल रहा है। आपकी बॉडी के अंदर आएगा, लीवर में बाबू ये बड़ा खतरनाक सेल है, इसका नाम जान लीजिए, कफर सेल। आने वाली इम्यूनिटी में आपको बताएंगे, कफर सेल लीवर में पाया जाता है। और ये जो कफर सेल है ना, ये एकदम भक्षक होता है, खा जाता है अगर कोई भी बॉडी में बाहर से कोई एंटीजन खतरनाक आ जाए तो। उस सबको उल्लू बना के, बेवकूफ़ बना के बेचारा 5-7 दिन रहता है। ये तो सोचता है कि हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं, लेकिन बॉडी में एक से एक स्पेशलाइज सेल है, यहाँ नहीं तो वहाँ पकड़े तो जाओगे ही ना। ऐसा तो होगा नहीं कि बॉडी को पता नहीं चलेगा कि मलेरिया हो गया है। बॉडी के पास सिग्नल भेजेगा ना, बहुत सारा उपाय है, इम्यूनिटी है, इम्यूनो सिस्टम है, तुरंत अलर्ट मोड में जाएगा, तुरंत बुखार लगा देगा कि हे शरीर के मालिक रेडी हो जाइएगा, आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रहा है। कभी भी बुखार आए तो समझ जाओ कि शरीर ने आपको सिग्नल भेजा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, मैं आपको अलर्ट बजा के अलार्म लगा दिया हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, बुखार हो रहा है फिर सहे जा रहे हैं, 2 दिन हुआ सहे जा रहे हैं, 4 दिन हुआ सहे जा रहे हैं, और फिर पता चला कि इस बीच में अगर वो फैल्सीपेरम का अटैक होता तो ये हमारे ब्रेन को अटैक करता ना, तो फिर डेथ हो जाती। तो अगर आपके बॉडी में बुखार आ रहा है तो आप देखिएगा कि बॉडी के सेल ने आपको संदेशा भेजा है कि शरीर के मालिक जो है आप बिजी हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शरीर में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अब आप देखेंगे, रेस्ट करेंगे, बार बार आ रहा है तो डायग्नोस करवाएंगे, और जब ब्लड में जब डायग्नोसिस होगी तो पता चल जाएगा किस वजह से आपको बुखार आ रहा है।
तो बुखार आना बहुत सिंपल बात है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। तो मैंने ये स्लाइड के माध्यम से आपको यही बताया कि मच्छर के लिए आपके शरीर में आना और आके बीमारी करना एकदम लुका छिपी जैसा है। जितना देर बचे हो खैरियत है, सेल जहाँ जाना पक्का मार के भगाएगा। तो ये बॉडी में चलते रहता है इनकाउंटर। अब अगर हम आए भाई कि सामान्य केस में मलेरिया में, तो ये जो सेरेब्रल मलेरिया है ना, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई ये सबसे गंभीर रूप है, सबसे खतरनाक ब्रेन वाला मलेरिया फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। बस यही दिमाग में रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये सिक्कल आकार का होता है, ये पहले ही से समझा दिया गया है कि जो सिक्कल आकार का जो स्पोरोजोइट है, ये इसी का पूरा खेल है। इसमें कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ टेस्ट के बारे में मैंने जो कुछ भी इंपॉर्टेंट बात है पहले आपको बता दिया है। स्लाइड के माध्यम से ओनली रिवीजन चल रहा है। तो मैं ये टेस्ट के माध्यम से, आप नॉर्मली ब्लड टेस्ट करा ले, आजकल तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गया, उससे करा ले, पीसीआर से टेस्ट करा ले कि भी अगर एंटीजन दिख जाए मलेरिया का, ईजिली पकड़ा जाएगा। ये कैंसर नहीं है कि आपको लुका छिपी करेगा। तुरंत 50 रुपये में पता चल जाएगा कि एंटीजन मलेरिया का प्लाज्मोडियम का बॉडी में है कि नहीं है। दवाई के रूप में मैंने आपको जो क्विनिन बताया, सिंकोना पौधे के छाल से बनाया जाता है, एक बेहद इंपॉर्टेंट दवाई है। वर्तमान में ये सब भी चल रहा है, क्लोरोक्विनिन वगैरह, उसी का एडवांस वर्जन है। आपको मुख्य रूप से याद रखना है, एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो है क्विनिन, जो सिंकोना पौधे के छाल से प्राप्त किया जाता है। तो मलेरिया में हमने देखा इसी तरीके से कि भाई अपने को बचाने का हमने एक सुरक्षा कवच लगाया कि हम घर बनाए, इतना डिजाइन बनाए, खिड़की दरवाजा लगाए, फिर मच्छरदानी लगवाए, उसके बाद भी हम लोगों ने ओडोमास लगाया, फिर हमने मॉस्किटो प्रोपेलेंट यूज किया, फिर हमने बहुत सारे स्प्रे करना शुरू किया, और इसके बाद भी मच्छर जो है हमें परेशान करता है। तो ये एक चुनौती है। कहते हैं डार्विन के नियम के अनुसार कि जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है उसकी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता। तो ये जो मच्छर हैं या जो प्लाज्मोडियम है, ये भी नेचर ने सेलेक्ट किया है, और नेचर के जो पैरामीटर्स हैं उस पर ये बेचारे डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो लड़ेगा वही सर्वाइव करेगा बाबू, और जो सर्वाइव करेगा वो वही होगा जो सबसे फिट होगा। ये व्यवस्था मच्छर पे भी लागू हो रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मलेरिया जो है वो बेसिकली एक प्रकार का ऐसा बीमारी है। ग्लोबल लेवल पे देखिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बढ़ता जो तापमान है, ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये सब भी मलेरिया को कहीं ना कहीं सह देने के लिए है। मौसम बदल रहा है, नमी बढ़ रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वो बढ़ जा रहा है, वो बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग जगह जगह हो रही है। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं जो मलेरिया को हमें आप तक लेके आते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से जो मुख्य बातें थी वो आपको समझाया गया है। पर्पस अवेयरनेस है, जागरूकता है कि अगर कभी भी आपके बॉडी में कपकपी के साथ बुखार लगे तो आप बिल्कुल इसको सीरियसली लेंगे और डायग्नोसिस करा के पता करेंगे कि कहीं ये मलेरिया तो नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सबको मैंने रिवाइज कराया कि संक्रमण अवस्था क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, स्पोरोजोइट का आकार कैसा होता है, पहला टारगेट ऑर्गन कौन है, आरबीसी में ये कब अटैक करता है, हीमोजॉइन केमिकल क्या है, कपकपी क्यों लगती है, कौन सा ड्रग हम यूज करते हैं, क्विनिन कहाँ से प्राप्त होता है, सिंकोना पौधे का छाल क्या करता है। ये सारी चीज़ों को मैंने कोरिलेट करके आपको मलेरिया को समझाने का प्रयास किया है। बॉडी में क्या सिम्टम्स आएंगे और साथ ही साथ किस प्रकार का जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल हम बीमारी का करेंगे। तो क्लास 12 के एनसीईआरटी को सिलेबस को कवर करते हुए आज की क्लास में हम लोगों ने मलेरिया एक मानव के इतिहास में एक पहला चुनौती वाला फैक्टर, जो नॉन फैक्टर है, वो था। और हमने देखा कि किस तरीके से जागरूकता से, शिक्षा से हम इस बीमारी से सामना भी कर सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं, और संक्रमण होने के बाद इसे बहुत आराम से नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगले वीडियोज में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्लास 12 के सिलेबस को कवर करने के लिए नए टॉपिक के साथ एक बार फिर हमारा अराइवल होगा। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज पे जो आपको पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट्स के जो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपको वीडियोज लेसन दिए जा रहे हैं, काइंडली इसके साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग एक साथ बेनिफिट इसका ले सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप इसका लाभ उठाते रहेंगे। अगले वीडियो में डिजीज और हेल्थ से संबंधित क्लास 12 के टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।